हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे संविधान के इस लेक्चर्स को आप लगातार सपोर्ट कर रहे होंगे। कुछ समय से हम फंडामेंटल राइट्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात कर चुके हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में, जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल कवर होते हैं आर्टिकल 29 और 30। बेसिकली इसके बारे में हम शुरुआत करें इससे पहले हम जानते हैं कि जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात क्यों कही गई है। एक्चुअली में भारत में क्योंकि अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लोग हर समान उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा हर एक को समान नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए ये गारंटी या ये अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए हैं। या फिर सभी भारत के जो नागरिक, जिनके जो वर्ग हैं, जो मुख्यतः हाशिए पर चले गए हैं, जिनकी संस्कृति, उनकी कुछ मुख्य भाषाएं या उनकी कुछ लिपियां हैं जिनको की संरक्षित करने की ज़रूरत है, तो उन व्यक्तियों को, उन अल्पसंख्यकों को, उन भारतीय नागरिकों को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति, अपने शैक्षिक संस्थानों का संरक्षण कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंतर्गत यही बात की गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स से, तो जिसमें कि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। इस मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है वो जो यानी कि फंडामेंटल राइट का जो मेन मोटिव है वो अल्पसंख्यक समूहों को की संस्कृतियों को, उनके शैक्षणिक संस्थानों को संरक्षित करना है। क्योंकि भारत में जो समाज है वो मिश्रित और विषम समाज है और इसकी विविधता ही इसकी ताकत है। संविधान अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वो अपने अधिकार प्रदान करता है कि ताकि वह अपने देश की विविधता संरक्षित रह सके। अपने हाशिए पर पड़े जो समूह हैं, सभी समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने का अवसर प्रदान किए जाते हैं इन अधिकारों के तहत। तो जिसके अंतर्गत आर्टिकल 29 जो बात करता है वो बात करता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। इसके तहत 2 क्लॉज में बातें की गई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो अल्पसंख्यकों के समूहों के हितों के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 1 की। यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, यानी कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी कोई स्पेसिफिक कल्चर है, लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है, यानी कि एक मुख्य या बहुत ही प्रमुख संस्कृति है, भाषा है या लिपि है, तो उनको अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने की और प्रचार प्रसार करने की अधिकार को प्रदान करता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में यही बात की गई है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि राज्य अपने द्वारा संचालित या उससे सहायता प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी को भी आधार बनाकर प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि राज्य से संचालित कोई शैक्षणिक संस्थान है या उससे सहायता प्रदान करके कोई शैक्षणिक संस्थान खोला गया है, तो इस किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर उसमें एडमिशन देने के लिए या उसमें प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता जिसका आधार जाति, धर्म, भाषा या इनमें से कोई भी एक भी उसको बेस बना के अगर एडमिशन देने से मना किया जाता है तो ये उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की, जो कि अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने की और उनको संरक्षित करने की। इस आर्टिकल को हम शैक्षिक अधिकारों का चार्टर भी कहते हैं
बहुत सी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि शैक्षणिक अधिकारों के चार्टर को हम किस आर्टिकल के रूप में जानते हैं, तो वो है आर्टिकल 30। माइनॉरिटीज़ को यानी कि अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि शैक्षणिक संस्थान खोलने की यानी कि स्थापना करने की और उनको संरक्षित करने की अधिकार प्राप्त है। यानी कि पूरे मौलिक अधिकार उनको पूरी गारंटी देता है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थानों को अपने स्थापित कर सकते हैं और उनको संरक्षित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 भी 2 क्लॉजेज में अपनी बातें करता है, जिसमें कि आर्टिकल 31 में जो क्लॉज है 1, आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का और उनको संरक्षित करने का पूरा अधिकार है। उनको संचालन करने का उनको पूरा अधिकार है। यानी कि कोई भी धार्मिक या कोई भी व्यक्ति जो सभी धार्मिक या भाषाई या अल्पसंख्यकों के आधार पर बात की जा रही है, तो वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को खोल सकते हैं यानी कि स्थापित कर सकते हैं और उनका संचालन करने का उनको अधिकार भी रहेगा। तो वहीं आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान को भेदभाव इस आधार पर नहीं कर सकता है चाहे वो अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के अधीन है। यानी कि अगर राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता प्रदान करता है, तो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो वो इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता उस शैक्षणिक संस्थान के साथ कि वो अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के अधीन है। चाहे वह धर्म हो, भाषा हो या कोई और आधार हो, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सी भाषा में आर्टिकल 30 यही बात करता है। पहला तो ये बात करता है कि किसी भी धार्मिक और भाषाई आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान को संचालित कर सकता है, स्थापित कर सकता है। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान को इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है, चाहे वो अल्पसंख्यक चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सी बात 29 और 30 में कर चुके हैं। यहाँ पर संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार की बात हम कर चुके हैं। छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा सेक्शन है जो कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की बात करता है। तो यह इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। छोटा सा सेशन है। इसके अगले आने वाले सेशन जो बात करेंगे फंडामेंटल राइट का, जो कि आखिरी सेशन रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।